जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, उसके लिए जो है दोस्तों हम डेली जो है एक आपके लिए है प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं 1 से लेके 100 तक, ठीक है? और ये प्रैक्टिस सेट जो है ज्ञान बिंदु का ही होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और इसमें जो है बहुत दोस्तों अच्छे-अच्छे सवाल दिए गए हैं। अगर इसमें प्यार आपका मिला तो ये टोटल 25 सेट है, 25 सेट अगर आप एग्ज़ाम तक कर लेते हैं, तो दोस्तों डेली अगर आप 100 क्वेश्चन मात्र 1 घंटे में देखते हैं, ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, 1 घंटा लेंगे और आपको 1 घंटा में दोस्तों 100 से 1 क्वेश्चन तो ज़रूर 5 फैक्ट बताते हैं, तो आपको 500 फैक्ट जो है मात्र 1 घंटे में हो जाएगा। और अगर आप जिसका भी 16 तारीख को भी एग्ज़ाम है, उसके लिए भी अभी जो है 10 दिन समय है, तो 1000 क्वेश्चन आप करके जाइएगा और आगे जिस तरह का सवाल पूछेगा, उस तरह का हम जो है चलाएँगे। तो ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट आज हम 1 लिए हैं और ये ज्ञान बिंदु का है और इसका आपको पीडीएफ पहले ही टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा और इसका डेली जो है याद रखनी है 9 एएम में आपको सुबह डिस्कशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पीडीएफ थोड़ा-सा लेट से गया, लेकिन कल का जो है आपको 1 घंटा पहले चल जाएगा, ठीक है? और आप लोग भी इसको एकदम ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम डेली वीडियो ला पाएँगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। देखिए दोस्तों, एक अगर पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी को नाम से पहले क्या जानते थे? पेंजिया के नाम से जानते थे, ठीक है? और पेंजिया के चारों तरफ जो होता था, इसको हम लोग बोलते थे पेंथालासा। क्या बोलेंगे? थोड़ा-सा फास्ट चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन को देखना है कम समय में, क्योंकि अभी आपका ज़्यादा समय लेना उचित नहीं है। देखिए दोस्तों, यही सब सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको इधर-उधर पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसके जो चारों तरफ जो दोस्तों पानी रहता था, अब हम लोग बात करेंगे चारों तरफ जो पानी रहता था, चारों तरफ को क्या बोला गया? पेंथालासा। और इसी में जब दोस्तों बाद में जो है विभाजन हुआ, तो एक बना याद रखनी है गोंडवानालैंड, क्या बोलेंगे? गोंडवानालैंड। और एक आपका बना अंगारालैंड, क्या बोलेंगे? अंगारालैंड, ठीक है? अंगारालैंड जो उत्तर की तरफ खिसका उसको अंगारालैंड बोले और दक्षिण की तरफ जो खिसका उसको बोले हम लोग क्या? गोंडवानालैंड। तो जब गोंडवानालैंड में फिर टूट-फूट होने लगा, तब इसको इस या पूछ रहा है किस काल में होता था? तो याद रखनी है जुरेसिक युग में होता था, ठीक है? अगर आपको बात करेगा डायनासोर, क्या होता था? डायनासोर होता था एक। डायनासोर भी इसी युग को कहा जाता है, इसीलिए जुरेसिक युग को डायनासोर युग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ये भी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम लोग यह बात करेंगे, ये जो पेंजिया, पेंथालासा, गोंडवाना, अंगारालैंड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है, इसका खोज जो किया था एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा? एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ से आपको पूछा जाएगा क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। क्या बोलेंगे? डक्कन ट्रैप का निर्माण जो है किस युग में हुआ था? ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्रिटेशियस युग में हुए थे। तो आपको अब उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर है? अगर हम लोग बात करेंगे गंगा नदी, किसकी बात करेंगे दोस्तों? गंगा नदी। गंगा नदी में जो है याद रखनी है, उत्तर प्रदेश के इटावा के नगर जो है आकर कौन सी नदी मिलती है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी आकर मिलती है। तो यही हो जाएगा यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे यमुना नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो याद रखनी है यमुना नदी जो है यमुनोत्री के बंदर पूछ हिमानी से निकलती है। क्या बोलेंगे? यमुनोत्री के बंदर पूछ हिमानी से निकलती है और अपने उद्गम से जो है पूरब की बहती और याद रखनी है उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप जो है गंगा में आकर मिल जाती है। यहाँ तक इसकी कुल लंबाई 1326 किलोमीटर है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ठीक है, कैन हो गया, सिंध हो गया, ये सब जो है किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये याद रखनी है चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कि और किस शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर गंगा नदी की बात करेंगे, तो गंगा नदी के किनारे याद रखेंगे दोस्तों वाराणसी बसा हुआ है, ठीक है। वाराणसी के बाद याद रखनी है कानपुर बसा हुआ है, कानपुर के बाद याद रखनी है बलिया बसा हुआ है, बलिया के बाद याद रखनी है पटना बसा हुआ है। तो ये सभी चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा। वहीं गोमती के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर गोमती के किनारे लखनऊ बसा हुआ है आपका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूछेगा तो यहाँ पर बसा हुआ है। और याद रखनी है एक है आपका जौनपुर, जौनपुर भी यहीं पर बसा हुआ है, ठीक है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है और यमुना नदी के किनारे हमने बता दिया आपको इटावा शहर जो है यमुना नदी के किनारे। और यहाँ से याद रखनी है आगरा शहर भी यमुना नदी के किनारे। और यहाँ पर से आपको पूछा जाएगा मथुरा शहर भी कहाँ पर बसा है? तो यमुना नदी के किनारे। उम्मीद है कि अब आपसे आगे का प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 0.15% है। कितना है दोस्तों? 0.15%। अगर हम लोग 2025 की बात करेंगे तो वन रिपोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट किया गया याद रखनी है, भारत में दोस्तों वन कितना है? भारत में अगर हम लोग बात करेंगे, भारत में अगर बात करेंगे वन कितना
कितना है, तो याद रखनी है 25.17% है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और वन रिपोर्ट के द्वारा कितना होना चाहिए, 33.33 होना चाहिए। ये भी चीज़ को एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है? लेकिन अभी है कितना, 25.17% है। तो ये सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका दोस्तों, वन अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पर हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे की सवाल की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, परामनी क्रांति का संबंध किससे। देखिए, परामनी क्रांति हो गया, इसका संबंध जो भिंडी उत्पादन से है। ये एकदम एनसीईआरटी का सवाल है, इसको एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है? एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हो जाता है, तो भिंडी उत्पादन से हो जाएगा। वहीं बांस उत्पादन की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखनी है, ग्रीन गोल्ड क्रांति। क्या बोलेंगे, ग्रीन गोल्ड, यानी इसको हिंदी में लिखिए, याद रखनी है, हरित बोल सकते हैं सोना, हरित सोना क्रांति किसको नाम से जानते हैं, तो वो बांस उत्पादन से। केसर उत्पादन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेफ्रॉन क्रांति। क्या बोलेंगे, सेफ्रॉन क्रांति जो है किस उत्पादन से जानते हैं, तो केसर उत्पादन। उर्वरक क्रांति आपको पता है कि ग्रे ग्रे या भूरा क्रांति किससे जानते हैं, तो याद रखनी है उर्वरक से। आपको और यहाँ पर से दो चार हम लिख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आए दिनों पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ देगा दोस्तों रजत क्रांति, क्या बोलेगा, रजत क्रांति, ठीक है? यहीं पर से पूछ सकता है पीली क्रांति, यहीं पर से पूछ सकता है आपको श्वेत क्रांति। क्या पूछ सकता है, श्वेत क्रांति, ठीक है? यहीं पर से आपको पूछ सकता है हरित क्रांति। क्या बोलेंगे, हरित क्रांति, ठीक है? अगर आपको यहीं पर से पूछ दे दोस्तों हरित क्रांति हो गया, यहीं पर याद रखनी है। अगर आपको पूछ दे कि बोल सकते हैं जैसे पीली क्रांति हो गया दोस्तों, नीली क्रांति भी पूछ सकता है। क्या बोलेंगे, नीली क्रांति भी पूछ सकता है, ठीक है? और आपको यहाँ पर लाल क्रांति पूछ सकता है। क्या बोलेंगे, लाल क्रांति पूछ सकता है। आपको गोल क्रांति पूछ सकता है। तो ये सब जो है क्रांति कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? और ये कृषि एवं पशुपालन का चैप्टर हो जाता है ज्योग्राफी का, तो यहाँ से सवाल आए दिनों पूछा जाता है। रजत क्रांति की बात करेंगे तो ये अंडा उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है? पीली क्रांति की बात करेंगे तो ये सरसों उत्पादन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो ये दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। हरित क्रांति की बात करेंगे तो ये खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है? नीली क्रांति की बात करेंगे तो ये मत्स्य पालन से हो जाएगा। लाल क्रांति जो है आपका बोल सकते हैं टमाटर हो जाएगा और मांस हो जाएगा, ठीक है? गोल क्रांति की बात करेंगे तो आलू उत्पादन से हो जाएगा। तो ये सभी बात को भी ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन है। अगर हम लोग क्यूपर बेल्ट की बात करेंगे तो ये बर्फ से निर्मित होती है, बिल्कुल ठीक है। इस बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसकी खोज वर्ष 1992 में हुई थी। तो यहाँ पर से राइट आंसर सभी है। इस कथन को जो है डायरेक्ट आपको याद रखनी होगी। इस तरह का अगर प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा तो इसको एकदम आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का जन्मस्थल माना जाता है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कपास, जो दोस्तों कपास की खेती जो है काली मिट्टी में होता होगा, तो कपास का जन्मस्थल की हम लोग अगर बात करेंगे तो ये जो दोस्तों मिस्र को माना जाता है। किसको माना जाता है, मिस्र को माना जाता है, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कपास की खेती दोस्तों किस मिट्टी में होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखनी है काली मिट्टी में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, काली मिट्टी में होता है, ठीक है? काली मिट्टी में होता है, इसीलिए काली मिट्टी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगर बात करेंगे कपासी जो पहले होता था दोस्तों, पहले के दिनों में जो कपास दोस्तों आपका होता था वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता था। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधनीय क्षेत्र में होता था, उष्ण कटिबंधनीय क्षेत्र में आपका होता था। लेकिन अभी अगर बात करेंगे, अभी जो है सर्वाधिक उत्पादन जो होता है दोस्तों, ये सब कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर्वाधिक उत्पादन जो आपको देखने को मिलता है, सर्वाधिक उत्पादन जो देखने को मिलता है, ये उपोष्ण उपोष्ण याद रखनी है, उपोष्ण उपोष्ण क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है? पहले होता था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, अभी जो वर्तमान में मिलता है ये उपोष्ण क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इसको कहते हैं जहाँ पर सूती वस्त्रों से दोस्तों हम लोग बहुत सी चीज़ बनाते हैं, तो फैसलाबाद को कहते हैं। क्या किसको बोलते हैं, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, फैसलाबाद को कहा जाता है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग पाकिस्तान नल्ला की बात करेंगे तो पाकिस्तान को याद रखनी है नहरों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, नहरों का देश। और इसको क्या कह सकते हैं, नहर, ये यहाँ पर तो नहरों का देश बोलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं दोस्तों। अगर भारत का मैनचेस्टर की बात करेंगे तो वो कहते हैं हम लोग अहमदाबाद। किसको कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए,
आगे की बात करेगा, सेमरी क्रम की चट्टान पाई जाती है, तो सेमरी क्रम की चट्टान कहाँ पर पाई जाएगी? बिहार की बात करेगा तो ये रोहतास में पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों? रोहतास में पाया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? अगर हम लोग बात करेंगे, जो मलबे अपने तली पर अधिक निक्षेपित करेगा, वो क्या करेगा? बाढ़ की उत्पत्ति उत्पन्न कर देगा। तो ये बाढ़ की उत्पत्ति कौन उत्पन्न करता है? कोसी नदी। अगर कोसी नदी की बात करेंगे, तो कोसी जो है याद रखनी है, नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? नेपाल के गोसाईथान चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी याद रखनी है, अपने उद्गम से नेपाल से बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में जब दोस्तों याद रखनी है इस नदी में जल स्तर में वृद्धि होती है, तो उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में जो है बाढ़ उत्पन्न हो जाता है। बाढ़ उत्पन्न हो जाता है उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में, और आगे चलकर ये याद रखनी है, कटिहार के समीप एक है, याद रखनी है, कुर्सेला। कुर्सेला के समीप, कटिहार के समीप कुर्सेला में जाकर गंगा में मिल जाती है, और यहाँ तक इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 260 किलोमीटर हो जाएगा इसकी लंबाई। इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है? बिहार का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? बिहार के शोक नदी के नाम से भी इन्हीं नदी को जाना जाता है, ठीक है? चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकी बड़प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा रखा गया था? देखिए डिकी बड़प्लान जो था दोस्तों, ये याद रखनी है, डिकी बड़प्लान जो था दोस्तों याद रखनी है, ये किसके द्वारा लाया गया था? हेस्टिंग्स इम्मा के द्वारा। क्या बोलेंगे? हेस्टिंग्स इम्मा के द्वारा लाया गया था। हेस्टिंग्स इम्मा ने जो है सबसे पहले इसको याद रखनी है दिल्ली में प्रस्तुत किया था असेंबली हॉल में, ठीक है? ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसको जो हम लोग जानते हैं इम्मा योजना के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? इम्मा योजना के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सर हेस्टिंग इम्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर हेस्टिंग इम्मा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन याद रखनी है, इसमें जो और समिति के इसमें लोग थे, इसको जो तैयार किया गया था किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना जो आया था दोस्तों, माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून को आया था। और माउंटबेटन योजना के द्वारा जो लाया गया था दोस्तों, इसमें याद रखनी है, इस समिति में आज भारत को आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो है, आज़ादी के बाद जो है संविधान किस तरह से चलेगा, आज़ादी के लिए जो लाया था, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन था, हेस्टिंग इम्मा था और जॉर्ज एबेल था, तीनों था। तो ये भी बात को लगे हाथ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद तथा राज्य विधान सभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारण अवधि से पहले होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? तो ये मध्यावधि चुनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्यावधि चुनाव कहलाता है, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक होता है आपका आम चुनाव। क्या यहाँ पर दिया गया है? आम चुनाव। आम चुनाव किसको कहते हैं? मान के चलिए कि कोई भी संसद है, ठीक है, और कोई जो है विधानसभा में विधानसभा है, इन दोनों का जो है कार्य पूरा हो गया, और कार्य पूरा होने के बाद जो दोस्तों, कार्य पूरा होने के बाद जो दोस्तों ये चुनाव कराएगा उसको बोलते हैं आम चुनाव। उपचुनाव, यहाँ पर क्या है? उपचुनाव। उपचुनाव की बात करेंगे तो उपचुनाव किसको कहते हैं? मान के चलिए कि कोई व्यक्ति, अगर बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए बोल सकते हैं उनका मृत्यु हो जाता है, या वो त्यागपत्र दे देता है, जिसके कारण उसका पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तब जो चुनाव होता है बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं उपचुनाव। क्या बोलते हैं? उपचुनाव बोलते हैं। तो ये दोनों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के में किस अनुच्छेद में भारत के मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों के संरक्षण, अगर बात करेंगे, एक जो मूल अधिकार आपका होता है दोस्तों, मूल अधिकार की बात करेगा तो 25 से लेकर 28 तक जो मूल अधिकार आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें क्या बोला गया है? धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। क्या बोलेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। और धार्मिक स्वतंत्रता में 25, 26, 27, 28 सभी आते हैं। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, सभी आर्टिकल को देख लेते हैं मूल अधिकार के। मूल अधिकार में 12 से लेके 35 तक आर्टिकल है, तो सबसे पहले 12 को देखते हैं। 12 में क्या बोला गया है? मूल अधिकार में जो जो परिभाषाएं होगा उसके बारे में बताया गया है। 13 में है अल्पीकरण के बारे में, 14 में है विधि के समक्ष समानता, 15 में है धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 में है अफसर की स्वतंत्रता, 17 में है याद रखनी है अश्लीलता कांड यानी छुआछूत कांड, 18 में है उपाधियों कांड, 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में है आपका दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, 23 में है बलात्कार एवं बेगारी प्रथा, 24 में है 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है, 25 में जो दोस्तों, अब 25 से समझिएगा, 25 में है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप चाहे कोई भी धर्म अपना सकते हैं। 26 में है धार्मिक कार्यों के लिए जो जो कार्य होगा, प्रबंधन होगा, वो उसकी जानकारी है। 27 में है याद रखनी है, अगर धार्मिक कार्य के लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पर जो है भारत सरकार टैक्स आपसे नहीं लेगी। 28 में है कोई भी विद्यालय अगर सरकारी रुपये से सरकारी विद्यालय है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर जो है 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण है। 30 में जो है याद रखनी है, अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं वो अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहाँ पर शासन प्रशासन कर सकते हैं।
31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया गया है। 32 में संवैधानिक उपचारों का उपचार। तो ये चीज़ इतना एकदम आर्टिकल आपको होठ पे रहनी चाहिए और अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो हम डेली एक ना एक बार ज़िक्र आपको कर ही देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं हुआ है तो कृपया आप लोग याद करने की प्रयास करें, क्योंकि 1 से लेके 50 तक आर्टिकल में आपको कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख कब कर दिया? तो ये 2017 में कर दिया। कब कर दिया दोस्तों? 2017 में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है। उन अगर बात करेंगे 49 की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का डीपीएसपी है और 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण करना। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय स्मारक, जैसे आपका ताजमहल हो गया, बोल सकते हैं जितना-जितना बड़ा स्थल है उसका जो संरक्षण सरकार करेगा उसका चर्चा आर्टिकल 49 में है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों डीपीएसपी, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और याद रखनी है इसको भाग 4 में जोड़ा गया है। कहाँ पर? भाग 4 में रखा गया है। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 36 में क्या है? डीपीएसपी राज्य की परिभाषा। 37 में क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है डीपीएसपी जो है न्यायालय के बाद योग नहीं होगा। 38 में लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया है। 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। 41 में है कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में है प्रस्तुति सहायता। 43 में है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 44 में है समान सिविल संहिता। 45 में आपका हो जाएगा 6 से कम वर्ष के जो है 6 से कम वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। और 46 में हो जाएगा एससी एसटी का प्रबंधन। 47 में हो जाएगा पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में कृषि एवं पशुपालन। 49 में आपका हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारक एवं संरक्षण। और 50 की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। और 51 में आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विदेशी समझौता। ठीक है, तो इतना आर्टिकल को एकदम ध्यान दीजिएगा, हम कई बार बोल देते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगा? अगर आप मान के चलिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, या किसी भी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको कुल परे वैध मतों का जो है वोट का जो है आपको 1/6 भाग जो है हासिल होना चाहिए। मान के चलिए कि 100 वोटिंग हुआ, 100 वोट वहां पर पड़ा दोस्तों, तो 100 वोट का अगर आप 100 वोट का 1/6 निकालिएगा तो ये जो है लगभग जो है आपको बोल सकते हैं 60 वोट जो है आपको आना चाहिए। क्या बोलेंगे? 60 वोट आपको आना चाहिए, तब जो है आपका जो है जमानत राशि वह जब्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए जो है जमानत राशि कितनी जमा करना पड़ता है, बिहार दरोगा पूछ लिया है, तो याद रखनी है 15,000 रुपया। क्या बोलेंगे? 15,000 रुपया को जमा करना पड़ता है। और ये कहाँ पर होता है? तो आरबीआई बैंक में। कहाँ पर? आरबीआई बैंक में जो है जाकर जमा होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो अनुच्छेद 304 में बताया गया है। कहाँ पर दोस्तों? अनुच्छेद 304 में बताया गया है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगर ऐसा मामला राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो वो विधानमंडल में नहीं बना सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, ढेबर आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? तो ढेबर आयोग का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए हो जाएगा। और इसका गठन की बात करेंगे तो कब किया गया था? 1975 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1975 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों कार्यों का वर्णन है? अगर हम लोग बात करेंगे शक्ति जो है दोस्तों 243 के जी में है, लेकिन यहाँ 243 का जी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर से हो जाएगा, याद रखनी है ऑप्शन नंबर ए ही याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका 243 का क ही ग्राम सभा का गठन और कार्य का बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य मिलान का चयन करना है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आया, बिल्कुल ठीक है। सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने की गठित समिति थी, बिल्कुल ठीक है। जेएस वर्मा समिति चुनाव कानून से संशोधन था, नहीं। जेएस वर्मा समिति की बात करेगा तो जेएस वर्मा समिति जो दोस्तों आता है ये 2013 में आता है। कब आता है? 2013 में। और ये बोल सकते हैं अपराध कानून के लिए आता है। क्या आता है? अपराध कानून के संशोधन के लिए। तो यही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये बना लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य के लिए है। क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य के लिए है। वर्ग दोस्तों किसके लिए है? वृद्ध के लिए है। ठीक है, और अगर वृद्ध की बात करेंगे तो ये पुरुष के लिए है, तो ये पुरुष के लिए है। अब देखिए यहाँ पर से क्या बोल रहा है, जो उन पुरुषों को प्रतिनिधित्व करता है जो स्वास्थ्य है पर वृद्ध नहीं है। देखिए पुरुष को लेना है, स्वास्थ्य को लेना है, वृद्ध नहीं लेना है। तो ये कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है दो हो जाएंगे, दो ही है तो दो हो जाएगा। तो दो आपका जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पर मोड़ के बदलना है तो ये तो एक हो गया यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर, तो इसी तरह से दोस्तों एक आपका हो जाएगा यहाँ पर और एक आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ऐसे सट जाएगा, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा, दिए गए तो यहाँ पर से क्या बोल रहा है, प्रश्न आकृति में नहीं थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चारों ओर उत्तर आकृति कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई प्रकृति को पूरा करती है। पूरा कौन करेगा, तो यहाँ पर से एक इधर खिंचाएगा और ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। रीजनिंग का सवाल है, आसाम से बना सकते हैं। दिए गए चार विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, तो यहाँ कहाँ वहाँ, ये सभी देखिए यहाँ है कहाँ है, प्रश्नवाचक है, पास मतलब हुआ कुछ नहीं, यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल की स्थापना कब की गई थी, तो 1987 में किया गया था। और ये याद रखिएगा, अपना रिपोर्ट कब दिए थे, तो 1988 में प्रारंभ किए थे अपना कार्य को प्रारंभ करना, ठीक है। ये चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और एक प्रकार का बोल सकते हैं ये जो है सबसे पुरानी संस्था है, और एक प्रकार का विश्वसनीय संस्था है, क्या बोलेंगे, विश्वासजनक संस्था है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के केंद्र और राज्यों को मिलाकर कुल के सदस्यों की संख्या 33 हो जाती है। इसमें अगर बात करेंगे, दो दोस्तों आपका केंद्र का होता है और 31 जो है आपका कहाँ से होता है, राज्य से होता है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे इसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है जीएसटी का, तो वो याद रखनी है, केंद्र का वित्त मंत्री होता है। कौन बोलेंगे, केंद्र का वित्त मंत्री होता है, ठीक है। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, इस तरह से सवाल आपको पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे जीएसटी का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, याद रखनी है 101 संविधान संशोधन में देखने को मिलता है, ठीक है। जीएसटी कब अपनाया गया दोस्तों, तो याद रखनी है 1 जुलाई 2017 को अपनाया गया भारत में। कब अपनाया गया, 1 जुलाई 2017। इसका अगर हम लोग बात करेंगे, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है 5%, एक होता है 12%, उसके बाद 18%, फिर जो है 28%, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, राजकोषीय घाटा की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था, तो ये सुखमय चक्रवर्ती समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर राजकोषीय घाटा, क्या बोलेंगे, राजकोषीय घाटा क्या होता है दोस्तों, तो राजकोषीय घाटा ये होता है, तो जितना आप खर्च किए यानी कि कुल व्यय, ठीक है, और जितना आपको जो है मान चलिए है कुल राजस्व प्राप्त हुआ, कुल राजस्व प्राप्त हुआ है, और इसमें जो है उधारी को नहीं लेना है, उधारी को शामिल नहीं करना है, तो ये हो जाएगा आपका बोल सकते हैं राजस्वीय घाटा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी। अगर हम लोग स्वामित्व योजना की बात करेंगे तो ये 24 अप्रैल बोल सकते हैं, 24 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया गया था। और बोल सकते हैं 24 अप्रैल को कब मनाते हैं, याद रखनी है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस जो जिस दिन अपनाया गया था उसी दिन से ये स्वामित्व योजना जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे तो ये 1970 में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यही पांचवी पंचवर्षीय योजना में याद रखनी है, गरीबी उन्मूलन की बात किया गया था। क्या बोलेंगे, गरीबी उन्मूलन की बात किया गया था। और 1970 में जो है वर्गीज कुरियन ने जो ऑपरेशन फ्लड करा था, ये किससे संबंधित था, तो श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों, श्वेत क्रांति से हो जाएगा। और इसी के लिए जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, याद रखनी है करनाल हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, करनाल हरियाणा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 266 के 1 में किया गया है। देखिए संचित निधि एक होता है दोस्तों, केंद्र में होता है संचित निधि, और राज्य में होता है सॉरी संचित निधि, और एक होता है आपका आकस्मिक निधि। तो संचित निधि से जो अलग धन होता है उसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, लोक लेखा के पास रखते हैं, लोक लेखा के पास, ठीक है। इसी को जो है याद रखनी है। लोक लेखा जो है किसका मित्र के रूप में काम करता है, सीएजी यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अभी जो है वर्तमान में भारत का जो है केग कौन है, ठीक है, कई बार हमने बताया है, तो आपको कमेंट करना है। चलिए आगे की बात करेगा, जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था। तो जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग जो है ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया था। कहाँ पर किया गया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया में जो इसका प्रयोग किया गया था 1982 में किया गया था। क्या बोलेंगे, 1982 में किया गया था। और याद रखनी है, ये अगर बात करेंगे तो 2005 और 2006 की जो है याद रखनी है, 2005 और 2006 को जो भारत में जो है इसका प्रयोग किया गया था बजट में, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए
आगे की बात करेगा, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये को कितनी बार अवमूल्यन कर दिया गया है? तो 3 बार किया गया है। वैसे आंशिक रूप से पूछेगा तो 4 बार, क्योंकि 1991 में 2 बार किया है, लेकिन याद रखनी है पहली बार जो किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। दूसरी बात करेंगे तो 1966 ईस्वी में किया गया था, जब याद रखनी है भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, सॉरी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। और तीसरी बार जो किया गया था 1991 में, ठीक है? अवमूल्यन मतलब कि थोड़ी-सी मूल्य को अपना घटाना, उसी को बोलते हैं अवमूल्यन। एक होता है विमुद्रीकरण, क्या बोलेंगे? विमुद्रीकरण भी दोस्तों याद रखनी है भारत में कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। एक आपका किया गया है 1947 में, ठीक है? सॉरी 1946 में। उसके बाद एक आपका किया गया है, याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बार किया गया है 1978 में। कब किया गया है? 1978 में। और एक आपका किया गया है 2016 में। विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि मुद्रा को चेंज करना। जैसे 5,000 था उस समय जो है बदल के उसको क्या किया? 1,000 और 500 में बदला। फिर जो है 500 को बदल कर जो है कितना में लाया? तो याद रखनी है 2000 में बदला। तो ये सब जो है विमुद्रीकरण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का सवाल है। एक छात्र जो है 5/4 के बजाय 4/5 संख्या से गुना किया जाता है, तो इस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि। देखिए 5/4 लिखना था, लेकिन वो लिख दिया कितना? 4/5। तो इसको गुना कर लीजिए, तो 5/25 लिखना था, लेकिन वो लिख दिया कितना दोस्तों? तो याद रखनी है 16 लिख दिया। तो कितना का त्रुटि किया? 9 पर। किस पे किया? 25 पर। गुना 100 कर देंगे, तो ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, तो 9 चौके कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैथ बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 घंटियाँ जो है 4, 6, 8, इसका जो है टोटल का एलसीएम ले लीजिएगा, और जो भी एलसीएम निकलेगा 12 में जोड़ दीजिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा। ठीक है? चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4%। तो अर्धवार्षिक जब हो गया तो वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? दुगुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 था 2 हो जाएगा, और दर आपका आधा हो जाएगा। दर जब 4% था तो ये 2% हो जाएगा। तो 25,000 राशि है दोस्तों, इसको 2% निकालना है 2 वर्ष के लिए, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 हो जाएगा। यानी कि इसका 25,000 का 2% आपका 500 हुआ, यहाँ भी 500 हुआ, और इसका 2% निकालिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100, यानी 100 आपका हो गया। अब देखिए 500, 500 और 100, यानी कि 1100 रुपया बढ़ जाएगा। 1100 आपका 1100 बोल सकते हैं, 5 5 10 बढ़ गया, और दोस्तों 500 का एक 2% जो दोस्तों 10 होगा, तो ये बोल सकते हैं 1010 रुपया बढ़ गया आपका। 1010 रुपया बढ़ गया, और यहाँ पर हो जाएगी पूछ रहा है, तो यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है, तो 25,000 में इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 26,010 हो जाएगा। तो यही जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? चलिए आगे की बात करेगा। एक सप्ताह के लिए 4 दिनों का औसत इतना है, तो 4 गुना इतना कर दीजिएगा। फिर जो है जबकि अंतिम 4 दिनों का ये है, फिर 4 दिनों का कर दीजिएगा। फिर 7 दिनों का बता रहा है, तो 7 दिनों का करके इसमें घटा देना है दोनों को जोड़कर, तो जो आएगा आपका 25.6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इसको एक बार बना लीजिएगा। आगे की बात करेगा। विपुल सेवाल की तुलना में 16 साल छोटा है, तो ये सब तो दोस्तों आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36 आएगा। ठीक है? चलिए आगे की बात करेगा। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, तो वह एक बिजली खंभे को पार करने में कितना समय लेगा? तो समय तो अपनी बिजली की खंभे को पास करेगा, तो वो जो है अपनी लंबाई को पार करेगा। तो समय बराबर क्या होता है? याद रखनी है दूरी बटे चाल। क्या बोलेंगे? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सॉरी यहाँ पर से समझिए, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। ठीक है? यहाँ पर लिखे समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 400 मीटर है, और चाल आपका कितना है? 80। ये घंटा में है, तो इसको जो है आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो 5/18 से भाग करना होगा। तो यहाँ पर से देखिए ये कितना हो जाएगा? 400, और बटे हो जाएगा 80 गुना 5 हो जाएगा, और ऊपर चल जाएगा 18। ठीक है? तो ये देखिए 8 पंचे 40, यानी ये भी 400, ये 400 खत्म हो गया, तो कितना हो गया? 18 सेकंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे की बात करेगा। ये भी दोस्तों आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो भी मैथ नहीं बनेगा बोलिएगा, हम बता देंगे। तो यहाँ पर से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे की बात करेगा। इसका -9 हो जाएगा। -9 देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। अब हम लोग निम्न में से कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं है? देखिए आवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? अगर हम लोग आवेग की बात करेंगे, तो कोई भी बल जो है, अधिक बल जो है कम समय के लिए जो है किसी वस्तु पर पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं आवेग। आवेग बराबर होता ही है दोस्तों बल गुना समय। क्या होता है? बल गुना समय। तो बल अगर बात करेगा तो बल का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। अगर इसका बीमा निकालिएगा तो एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, t-2 हो जाएगा, और गुना टी हो जाएगा। जब इसको पूरा डिनोट कीजिएगा तो ये हो जाएगा एम एल टी -2 में -1 चल जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो एम एल टी -1 हो जाएगा। ये होता है आपका आवेग। ठीक है? देखिए कराटे के लिए खिलाड़ी द्वारा हाथ पर प्रहार गया ईटी की तोड़ना, तो ईट पर जो है ज्यादा बल बढ़ा, तो ये जो है
आवेग का उदाहरण है। गद्दा या मिट्टी की फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगना, तो ये भी जो दोस्तों आवेग का उदाहरण है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, देखिए ऊंचाई से आप गिर रहे हैं और आपको चोट लगा है, तो वो जो है न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। क्या हो गया? न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया। और ये जो है दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा, जो कि आवेग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो गैसों का अनुभार क्रमशः M1 M2 है तथा उनमें ध्वनि की चालक क्रमशः V1 तथा V2 है, तो सही संबंध क्या होगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अगर हम लोग ध्वनि की चाल की बात करेंगे तो ध्वनि का चाल क्या होता है? अनुभार। अगर हम लोग बात करेंगे अनुभार, या इसी को बोला जाता है घनत्व। अनुभार या घनत्व का याद रखनी है, मतलब बोल सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है रूट अंडर। इसका जो है व्युत्क्रमानुपाती करके क्या करना है? रूट अंडर कर देना है। मान के चलिए x है अनुभार, तो x को जो है रूट अंडर करके इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, करना है। तो यहाँ पर जो है देखिए कितना दिया गया है? अनुभार दिया गया है M1 इंटू M2, और ध्वनि की चाल है V1 इंटू V2। V1 अगर हम लोग V1/V2 करेंगे तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा? M1 इंटू M2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है पानी में होता है, पानी में 60 होता है विशिष्ट ऊष्मा का मान, तो ये हो जाएगा पानी। बर्फ की बात करेंगे तो बर्फ में 40 होता है दोस्तों, अल्कोहल में 50 होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर यही चीज एकदम याद रखिएगा, यही तीनों से जो है आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये 0 पॉइंट होता है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, 0 पॉइंट यहाँ पर बात को ध्यान देनी है। आगे की बात करेगा, सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया? अगर प्रकाश का वेग की बात करेगा तो ये रोमर ने किया था। और याद रखनी है बृहस्पति ग्रह जो होता है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के याद रखनी है, बृहस्पति के ग्रह कि उपग्रह की गति को पता करते हुए इन्होंने जो है प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो ये होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ पर होती है दोस्तों? निर्वात में होती है। कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए विशिष्ट चालकता का कई सारे एसआई मात्रक होते हैं, जैसे ओम प्रति मीटर और मीटर प्रति, ठीक है, सीमेन मीटर प्रति और मोहो मीटर प्रति। तो ये सभी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोई भी इसमें एक दे देगा और आपको पूछा जाएगा। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रति चुंबकीय पदार्थ है। देखिए प्रति चुंबकीय यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको, तो प्रति चुंबकीय हमने आपको कल बताया था लौ चुंबकीय। क्या बताया था? लौ चुंबकीय। अगर लौ चुंबकीय की बात करेगा तो आपको याद रखनी है नकली, ट्रिक बताए थे नकली, जैसे निकेल हो जाएगा, और याद रखनी है कॉपर हो जाएगा, और याद रखनी है लोहा हो जाएगा। तो देखिए निकेल आपका यहाँ पर दिया गया है, नहीं दिया गया है। कोबाल्ट दिया गया है तो कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। और लोहा भी नहीं दिया गया है। और हमने एक आपको बताया था, याद रखनी है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय हमने किसको बोला था? जिसके लास्ट में यम रहेगा, जैसे बोल सकते हैं सोडियम, क्या बोलेंगे? सोडियम। जैसे बोल सकते हैं क्रोमियम, क्रोमियम। जैसे बोल सकते हैं एल्युमिनियम। ये सब जो है क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का अनुचुंबकीय होता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम ये अनुचुंबकीय हो गया, क्रोमियम ये भी दोस्तों अनुचुंबकीय हो गया। तो यहाँ पर देखिए एंटीमनी, एंटीमनी एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? जैसे एंटीमनी हो गया, सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, आपका जिंक हो गया, ये सभी जो है दोस्तों क्या है? याद रखनी है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तीनों तरह के सवाल हमने बताने का प्रयास किया। चलिए, आगे की बात करेंगे, एक्स किरणों पर पता लगाने वाला एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम लोग दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेरियम पेलिटिनो साइनाइड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बेरियम पेलिटिनो साइनाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है नाम बदलकर बोल सकते हैं कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। तो यहाँ पर से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगर हम लोग बात करेंगे दादा भाई नौरोजी से, याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो है याद रखिएगा कांग्रेस का कुल 3 बार अधिवेशन किया। एक बार बोल सकते हैं 1886 का अधिवेशन कलकत्ता का किया, उसके बाद 1893 का अधिवेशन बोल सकते हैं लाहौर का किया, फिर जो है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन किया जिसमें कि स्वराज की मांग की, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने जो ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया, और राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए इन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया, ठीक है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और इनका एक पुस्तक भी है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलेंगे? द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? तो दादा भाई नौरोजी की रचना है, ठीक है। अगर हम लोग कांग्रेस की गठन की बात करेंगे यहाँ पर, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का गठन किया गया था। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। तो ये सभी बातों को ध्यान देनी है।
चलिए आगे की बात करेगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिकी की यात्रा किया था। अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, याद रखनी है 1914 से लेके 1918 तक। और उस समय जो अमेरिका का यात्रा किया था लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेगा किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था। अगर हम लोग बात करेंगे भूटान युद्ध दोस्तों कब होता है, 1865 ईस्वी में। और 1865 ईस्वी में जो है भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉरेंस थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा बुर्ज होम एक गुफ कराल नामक स्थल किस काल से है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस काल से हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है नवपाषाण कालीन हो जाएगा। और सबसे पहला अभिलेख की बात करेंगे, सबसे पहला अभिलेख की बात करेंगे तो वो दोस्तों कौन है, आपका याद रखनी है बोगाज गोई अभिलेख। क्या बोलेंगे, बोगाज गोई अभिलेख हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर अभिलेखों की अध्ययन अगर आपको पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एपीग्राफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपीग्राफी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा गया है। देखिए कल्पसूत्र जो है याद रखनी है जैन ग्रंथ का बोल सकते हैं। जैन धर्म में जो दोस्तों महावीर स्वामी हुआ उसी के जो है शासन प्रशासन की इसमें जो है चर्चा की गई है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसी का वर्णन मिलता है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वैसे हम लोग जैन धर्म की अगर बात करेंगे, जैन धर्म का भाषा कौन था, तो जैन धर्म का भाषा प्राकृत था और अर्धमगही था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए होता। लेकिन कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु के द्वारा किया गया था, तो ये संस्कृत भाषा में की गई थी। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा चोलकालीन मुद्रा नियमन के संबंधित समिति को कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पौन विरियम। क्या बोलते हैं, पौन विरियम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेगा गजनबी वंश का संस्थापक अल्पनित प्रारंभ में क्या था, तो एक तुर्कदास था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक तुर्कदास था। और किसका था याद रखनी है, अल्पगिन अगर बात करेंगे अल्फतगिन जो है याद रखनी है, अल्पगिन जो है याद रखनी है बुखारा था, एक जगह था बुखारा सामानी का जो है याद रखनी है, सामानी वंश का जो है एक तुर्कदास था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है। देखिए दोस्तों अकबर ने जब मालवा का अभियान किया, बोल सकते हैं अकबर ने जब मालवा का अभियान किया तो वहां पर एक शासक हुआ करता था बाज बहादुर। और बाज बहादुर दोस्तों अकबर की सेना की डर से ऐसे भागा कि इसका नाम ही पड़ गया बाज बहादुर। और बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती। रूपमती ने दोस्तों इसका जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट था, क्या था, सेल्फ रिस्पेक्ट था। तो जब इसका पति ही दोस्तों भाग गया तो इन्होंने क्या कर दिया, आत्महत्या कर लिया। क्या बोलेंगे, आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या कर लिया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तब जाकर बाद में अकबर ने जो है उज्जैन नामक स्थान पर, कहाँ पर दोस्तों, उज्जैन नामक स्थान पर बाज बहादुर और रूपमती की जो है यहाँ पर बोल सकते हैं कब्र बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बिहार दरोगा भी सवाल आपसे पूछ लिया है। आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, महोसद कुमार को क्या बोलते हैं, बौद्धकालीन वैद्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाचस्पति मिश्र को क्या बोलते हैं, भयास्कर बोलते हैं। बोरोचन किसको बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए प्रार्थना समाज का संस्थापक 1867 ईस्वी में जो है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा और बोल सकते हैं महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे प्रार्थना समाज की जो है स्थापना, बोल सकते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसकी प्रेरणा से किया गया था, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। क्या बोलेंगे, केशव चंद्र बोल सकते हैं सेन की प्रेरणा से किया गया था। यहाँ पर आत्मारंग पांडुरंग नहीं है, तो महादेव गोविंद रानडे को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो लिवरे थी। क्या थी, लिवरे थी। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था। क्या बोलेंगे दोस्तों, कार्ले बोनापार्ट था। और नेपोलियन की बात करेंगे, नेपोलियन के जो है पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, नेपोलियन के पत्नी का नाम था जोजेफाइन बोनापार्ट। क्या बोलेंगे, जोजेफाइन बोनापार्ट, जिसको कि याद रखनी है नेपोलियन ने क्या कर दिया था, तलाक दे दिया था। और बाद में जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी किया था। और ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी से शादी किया था दोस्तों, उसका नाम क्या था, मेरिया लुइसा। क्या बोलेंगे, मेरिया लुइसा नाम था। ठीक है, ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि बिहार पुलिस जो है आपका बोल सकते हैं विश्व इतिहास से सवाल बहुत ही अच्छा खासा उठाते हैं। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने गलती की, तो यहाँ पर से हो जाएगा यू हैव मेक ए मिस्टेक। क्या बोलेंगे, यू हैव मेक ए मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से यू हैव मेड ए मिस्टेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यहाँ पर से बी हो जाएगा। इंग्लिश का सवाल है, इसको बना लीजिएगा, ये भी बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से अगर 63 की बात करेंगे तो ये भी पीरियड्स इसका हो जाएगा। ठीक है,
64 में अगर बात करेंगे तो ये स्टूडाइड हो जाएगा। आगे की बात करेगा आई विश आई ए मिनिस्टर, आई विश क्या बोल रहा है, आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर से हो जाएगा प्रॉम्प्टनेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड लक मीन्स, गुड लक मीन्स यहाँ पर से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा सेव गुड हैव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, अब देखिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेष्ट होता है। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं दोस्तों, तो अगर हम लोग इसको अगर बढ़ेंगे तो क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा। और प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में ही याद रखनी है और सतत रूप से छोटे छोटे संवेष्ट होता है। ठीक है, इसको एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन HCl हाइड्रा अम्ल है। अगर हम लोग हाइड्रा की बात करेंगे, एक आपका होता है हाइड्रा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जाएगा, एक होता है हाइड्रा और एक होता है आपका ऑक्सी अम्ल। क्या होता है, एक होता है हाइड्रा अम्ल, एक होता है ऑक्सी अम्ल। हाइड्रा अम्ल उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे याद रखनी है HCl, HI, ठीक है, HBr, ये सब जो दोस्तों क्या हुआ, एक प्रकार का हाइड्रा अम्ल हुआ। और ऑक्सी अम्ल हुआ जिसमें कि हाइड्रोजन हो, H2SO4 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर से बोल सकते हैं तो इस तरह से HNO3 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उसी को बोलेंगे हाइड्रा अम्ल। अब देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो HCl नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बॉयल का नियम। अगर हम लोग बॉयल के नियम की बात करेंगे तो बॉयल का नियम दोस्तों क्या होता है, बॉयल का नियम जो है याद रखनी है, आयतन का विकिरणपाती होता है दाब का। आयतन किसका होता है, याद रखनी है, दाब का विकिरणपाती होता है। तो आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, भी से, और प्रेशर मतलब दाब। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर से सी, ए का सी हो जाएगा। चार्ल्स का नियम क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है VT उषा बोलते हैं इसको, हम लोग PT उषा के नाम से जानते थे, तो VT उषा याद रखेगा। चार्ल्स के दाब की बात करेंगे तो ये याद रखनी है, वॉल्यूम जो है याद रखनी है, बोल सकते हैं टाइम के जो है समानुपाती होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और दाब का क्या होता है, तो प्रेशर इनटू जो है याद रखनी है टाइम हो जाएगा। दाब का यहाँ पर अगर बात करेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा प्रेशर इनटू टाइम, तो बी, CAB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेगा, निम्न में से कौन एक एल्युमिनियम का एस्क है। एल्युमिनियम का एस्क यहाँ पर से हो जाएगा डायऑप्सोर, डायऑप्सोर हो जाएगा। कॉर्नेलाइट याद रखनी है, मैग्नीशियम का एस्क है। फ्लूस फ्लू और स्पार, ये जो याद रखनी है कैल्शियम का है। किसका है दोस्तों, कैल्शियम का एस्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। ग्लोबल साल्ट का फार्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धोवन सोडा, धोवन सोडा को ही बोलते हैं दोस्तों Na2CO3 इंटू याद रखनी है 10H2O होता है। तो 10H2O दोस्तों 10 अणु जल का होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने में, स्याही बनाने में और मोहर लवण बनाने में तो हम लोग फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं। और फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, याद रखनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं FeSO4 इंटू याद रखनी है 7H2O। ठीक है, याद रखनी है FeSO4 इंटू 7H2O। इसको कैसे याद रखनी है, तो Fe मतलब हुआ याद रखनी है फेरस, फेरस मतलब हुआ कि याद रखनी है लोहा, लोहा बोलते हैं। तो कुदाल हम लोग क्या बनाते हैं, लोहा का बनाते हैं। तो लोहा याद रखनी है, सातों दिन जो है अगर आप छीलते रहिएगा तो वहां पर हरा भरा रहेगा, इसीलिए जो है 7H2O आपको ध्यान दीजिएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है हरा कशिश, क्या बोलेंगे, हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे की बात करेगा, हैलोजन शब्द का अर्थ है, देखिए हैलोजन जो है वर्ग 17 के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हैलोजन तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन तत्व बोलते हैं। हैलोजन तत्व में जो दोस्तों क्या क्या आता है, इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। ये लवण उत्पादक होता है। हैलोजन में कौन कौन आते हैं दोस्तों, जैसे आपका होता है, याद रखनी है, अगर हैलोजन की बात करेंगे तो एक आपको याद रखनी है फ्लोरीन, क्या बोलेंगे, फ्लोरीन। उसके बाद याद रखनी है क्लोरीन, क्या बोलेंगे, क्लोरीन। उसके बाद याद रखनी है ब्रोमीन, क्या बोलेंगे, ब्रोमीन। उसके बाद याद रखनी है आयोडीन, क्या बोलेंगे, आयोडीन। और लास्ट में होता है एस्टेटिन, क्या बोलेंगे, एस्टेटिन होता है। ठीक है, तो ये जो है वर्ग 17 के तत्व है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, इसको लवण उत्पादक तत्व बोलते हैं। चलिए एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है, तो एल्काइन श्रेणी का एसिटिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग जो हम लोग करते हैं तो वो शरीर के दर्द व बुखार उतारने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किस काल की कवित्री है। तो मीराबाई जो है भक्ति काल से संबंधित हो जाएगा। और भक्ति काल से कौन कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है कबीर आपका हो जाएगा, बोल सकते हैं रैदास हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। आधुनिक काल से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, बोल सकते हैं आपका हो जाएगा, बोल सकते हैं महादेवी वर्मा, ये सब जो है आधुनिक काल से हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर से आपको आदिकाल के बारे में पूछ दिया, आदिकाल के बारे में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आदिकाल की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे आपका हो गया अमीर खुसरो, क्या बोलेंगे, अमीर खुसरो दोस्तों किससे था, याद रखनी है आदिकाल से संबंधित था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार का तावीज के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। अगर यहाँ पर है रामधारी सिंह दिनकर तो याद रखनी है उर्वशी। क्या बोलेंगे? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ये सब दोस्तों किसका है? तो याद रखनी है रामधारी सिंह दिनकर का है। आगे की बात करेगा अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? हमने हिंदी में बताया था उपसर्ग किसको बोलते हैं? जो शब्द के आगे आए। तो जो सबसे आगे देखिए अत्यंत, अत्यंत इसको तोड़ के पढ़िए अत्यंत। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा? अति आएगा, तो अति हो जाएगा। और हमने एक बताया था प्रत्यय। प्रत्यय जो क्या होता है दोस्तों? शब्द के बाद में आता है। ठीक है, चलिए। अद्भुत शब्द का समानार्थी है, अद्भुत मतलब होता है भयानक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा सूक्ष्म शब्द का विलोम है, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, स्थूल मतलब होता है बड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका बोलते हैं यायावर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेगा निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करें, यानी कि गलत शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए नारायण जो है गलत है, तो नारायण कैसे होता है? नौआका रौआका युवा होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। आगे की बात करेगा मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है तो अवंती दोष है। ठीक है, और ये किसके लिए है? तो याद रखनी है मैं के लिए है। आगे की बात करेगा रोड आइलैंड रेड क्या है? तो रोड आइलैंड रेड जो है याद रखनी है एक प्रकार का मुर्गी है। और ये बोल सकते हैं कहाँ का मुर्गी है? इस तरह के सवाल आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है अमेरिका का एक मुर्गी था। क्या बोलेंगे? अमेरिका का बोल सकते हैं एक चर्चित लोकप्रिय मुर्गी है। चलिए, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक, जब भी अकार्बनिक पूछेगा तो कम होगा, आपको याद रखनी है 81 होगा। और अगर बात करेंगे कार्बनिक कितना होगा? 19 होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी हो जाएगा। जीव द्रव्य में याद रखनी है सभी जो है तरल पदार्थ होते हैं। जीव द्रव्य का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बोला था? जीवन का भौतिक अधिकार आधार जो है याद रखनी है हेक्सले के द्वारा बोला गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो 24 गोरा गुणसूत्र चिंपैंजी में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे मोनम में 23 जोड़ा पाया जाता है, बंदर में दोस्तों 21 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पैरों की छाल पर जो उगता है उसको बोलते हैं कॉर्टिकोल्स। और याद रखनी है सेक्सिकोल्स जो बोलते हैं ये चट्टान पर उगने वाले लाइकन को बोलते हैं। अच्छा, लाइकन रोसेला लाइकल्स जो है याद रखनी है लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। अच्छा, लाइकन जो है किसका सहजीवन है दोस्तों? तो लाइकन जो है याद रखनी है कवक और शैवाल का सहजीवी है। क्या बोलेंगे? कवक और शैवाल का सहजीवी है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। लाइकेन को हम लोग वायु प्रदूषक का सूचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषक का सूचक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ के संबंध में असत्य है, इसमें 4 जोड़ी हृदय होता है, बिल्कुल ठीक है। और केचुआ किस संघ के जीव है दोस्तों? तो याद रखनी है एनिलिडा संघ के जीव हो जाएंगे। ठीक है, इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। इनमें एक नेत्र होता है, नेत्र इसमें कहाँ से होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए आगे की बात करेगा मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्टीपेडियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मानव शरीर में 639 मांसपेशी पाई जाती है। और सबसे बड़ा मांसपेशी की बात करेगा तो शरीर के कुल्हड़ में होता है, हाथ वाला कुल्हड़ में, इसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा मंड स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तन करता है। तो मंड एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो किसका परिवर्तित होता है? एमाइलेज का होता है। ट्रिप्सिन दोस्तों याद रखनी है प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज जो दोस्तों बसा का पाचन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक से बनाने वाली पथरी को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेगा राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान स्थित संस्थान कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में हो जाएगा। मैसूर में दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो मैसूर में भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखनी है खाद्य एवं प्रौद्योगिकी। क्या बोलेंगे? केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहाँ पर है? इसका जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खाद्य एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये जो है कहाँ पर है दोस्तों? मैसूर में है। ठीक है, लखनऊ में दोस्तों बोल सकते हैं औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। बीस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। बोल सकते हैं वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, दिल्ली में बोल सकते हैं कई सारे हैं, जैसे बोल सकते हैं मौसम अनुसंधान केंद्र हो गया आपका, कृषि अनुसंधान केंद्र हो गया, ये सभी कहाँ पर है? दिल्ली में है। चलिए पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो पानी में जब अधिक आर्सेनिक विष हो जाएगा दोस्तों तो वहां पर जो है केराटोसिस बीमारी हो जाता है। क्या होता है? केराटोटिस बीमारी हो जाता है। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम बसा, बसा में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 9.3 किलो कैलोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 7%। और आपको 2024-25 के बारे में कमेंट करनी है। ठीक है, चलिए आगे की
बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा आगामी लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? स्वाति नायक। और अभी जो है वर्तमान में 2025 का देखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग किसको दिया गया है? नॉर्मन बोरलॉग जो है कृषि क्षेत्र के लिए हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है विश्व में? तो नॉर्मन बोरलॉग को आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? केरल राज्य ने किया। तो आज हमने दोस्तों 100 क्वेश्चन करवाए और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप बताइएगा कि क्या आगे भी इस तरह का सवाल आपको मिले या नहीं मिले, ये भी आपको कमेंट करनी है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग शाम के जो है, याद रखनी है महामैराथन क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।